हाँ जी। कैसे हो भाई सभी लोग? सभी को जय हिंद, सभी को राम राम। बेटा कैसे हो भाई सभी लोग? जल्दी जल्दी बता दो। सभी मस्त हो, सभी बढ़िया हो? हाँ जी, सभी बढ़िया। ठीक है बेटा, पीडीएफ रोज अपलोड हो रही है। मैंने कल क्लास के बाद ही जस्ट मुझे एप्लीकेशन पे दिखाया था टीम ने, है ना। टेक्निकल टीम के बाद गया था तो वहां पे चीजें तो जा रही हैं यार, वहां पे चीजें जा रही हैं। एप्लीकेशन पे पीडीएफ जा रही है एक्चुअली, है ना। इस बैच की जो पीडीएफ है वो एप्लीकेशन पे जा रही है। ठीक है, चलो। तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में भैया हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, गति के समीकरण, सॉरी गति के नियम। गति के नियम पढ़ने से पहले हम, क्योंकि इस चैप्टर में जो गति का नियम है वो बल के बारे में बताता है। ठीक है, देखो दो चीज होती है। मैं तुम्हें एक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दो बातें बताता हूँ, बहुत ही खूबसूरत सी दो बातें बताता हूँ। ठीक है, बातें ज्यादा नहीं करेंगे, चीजें स्टार्ट करते हैं। तो दो बातें क्या है, एक एक बात होती है बेटा, जैसे एक है गतिकी, है ना। अब गतिकी की भी दो ब्रांचेस हैं। गतिकी की भी बेटा दो ब्रांचेस हैं। ठीक है, एक ब्रांच को हम काइनामेटिक्स कहते हैं, एक ब्रांच को हम काइनामेटिक्स कहते हैं। जैसे हम थोड़ा डीप में जाते हैं ना फिजिक्स के, तो गतिकी भी दो टाइप की होती है। एक होती है काइनामेटिक, जो मैंने तुम्हें पढ़ा दी, है ना। काइनामेटिक्स को भी हिंदी में गतिकी कहते हैं। और एक शब्द है डायनामिक्स, एक शब्द है बेटा डायनामिक्स। ठीक है, ये दो शब्द हैं, दोनों अंग्रेजी के शब्द हैं, इंग्लिश के वर्ड हैं, लेकिन दोनों का जो हिंदी मतलब है वो गतिकी होता है। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या है? काइनामेटिक्स में हम जो है वो गति के बारे में पढ़ते हैं, दोनों में इवन गति के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन गति के बारे में अध्ययन करते हैं, बारे में अध्ययन, लेकिन बल के कारण का पता नहीं लगाते। बल के कारण का पता नहीं लगाते। ठीक है, यहां पे हम बल के कारण की बात नहीं करते। काइनामेटिक्स के अंदर मतलब इसका भी हिंदी अर्थ गतिकी है और इसका भी बेटा हिंदी अर्थ गतिकी होता है, लेकिन इसके अंदर हम बल के कारण का पता नहीं लगाते। और इसमें भी हम बेटा गति का ही अध्ययन करते हैं। छोटी की मात्रा आएगी, थोड़ी सी हिंदी में मेरी मात्राएं गलत हो जाती हैं यार, एक मिनट। हाँ, तो यहां पर भी बेटा हम गति की बात करते हैं, लेकिन गति में यहां पर हम बल के कारण का पता लगाते हैं, बल के कारण का पता लगाते हैं, कारण का पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, दो ब्रांचेज हैं। लेकिन हम गति के नियम में बेटा हम डायनामिक्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, डायनामिक्स के बारे में अध्ययन करते हैं यहां, इसीलिए हम बल वाले चैप्टर का नाम जो हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, गति के नियम पढ़ते हैं। ठीक है, देखो कितनी अलग सी बात है कि गति के नियम के अंदर हम बल की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो गति के नियम है बल पर आधारित नियम है। ठीक है भाई, ये बात आई समझ में? ये कॉन्सेप्चुअल चीज बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, तो अब हम जैसे बात करते हैं कि बल क्या होता है, बल का मतलब क्या होता है। तो बल वह अंतः क्रिया है जो किसी वस्तु के विराम बल वह अंतः क्रिया है जो किसी वस्तु के विराम या गति अवस्था को बदलती है। ठीक है, मान लो तुम बैठे हो भाई, तुम्हें आके कोई धक्का दे देता, बल लगा दिया, तो तुम्हारी स्थिति विराम से गति में आ गई। ठीक है, अगर तुम दौड़ रहे हो, तुम्हें किसी ने पकड़ लिया, तो तुम गति से क्या हो गए भाई? विराम में आ गए। तो जब बेटा बल लगता है तो हमेशा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, या तो विराम से गति में आएगी या गति से विराम में आएगी। और इसी बल को न्यूटन ने बाह्य बल का नाम दिया, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, गति के पहले नियम में हम बात करेंगे। तो इसी बल को न्यूटन ने बेटा क्या कहा? बाह्य बल का नाम दिया। ठीक है,
तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बल एक सदिश राशि है, कई बार मैं बता भी चुका हूं। बाकी मैंने तुमसे कहा था कि यूनिट वाला चैप्टर जो है वो हर चैप्टर में तुम्हारे घूम फिर के आएगा, ठीक है। यहां थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसकी वीमा की मैं लिख के बता दूंगा। इसका एसआई मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन होता है, ठीक है। बल की वीमा क्या होती है, बल की वीमा क्या होती है बेटा, है ना, ml2 mlt-2, ये बल की वीमा होती है, ठीक है। बल की ये वीमा होती है। अच्छा बताओ भाई, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, कौन बताएगा? 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? बल का एक और मात्रक होता है डाइन, है ना, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, एमकेएस मात्रक न्यूटन होता है। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट बताओ भाई। 1 न्यूटन में बेटा कितने डाइन होते हैं? 5। हाँ, 10⁵ वेरी गुड, शाबाश। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं बेटा? 10⁵ डाइन होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं उसकी बात हम थोड़ा सा आगे करेंगे, है ना, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, ठीक है। चलो, तो अब देखो हमारे प्रकृति के कुछ मूलभूत बल हैं। मतलब देखो, जब हम बेटा प्राकृतिक बलों की बात करते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर की जब हम बेटा बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि ये बल लगेंगे जी, ये, है ना। प्रकृति से कोई जीत पाया है, ये बताओ, क्या कहते हो? प्रकृति से बेटा कोई जीत पाया है? नहीं जीत पाया ना। तो ये बल लगेंगे ही लगेंगे वस्तु पर, किसी भी कीमत पर ये बल लगेंगे ही लगेंगे, ये अप्लाइड होंगे ही होंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल। अब जैसे तुम खड़े हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, कुछ ही किसी अवस्था में हो, ये बल बेटा लगता ही लगता है और ये अप्लाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, फिर है विद्युत चुंबकीय बल, है ना। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो थोड़ा इधर लिख देता हूं मैं इंग्लिश में, इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय बल को हम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। फिर है प्रबल नाभिकीय बल और एक दुर्लभ नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और इसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये इस तरीके से चीजें होती हैं, ठीक है। तो अगर तुम इसमें देखोगे तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित प्राकृतिक बलों में से या निम्नलिखित मूलभूत बलों में से कौन सा बल सबसे शक्तिशाली है? तो आप कहोगे सबसे शक्तिशाली है भैया प्रबल नाभिकीय बल। कई बार ऑप्शन में सिर्फ नाभिकीय बल रहता है, तो प्रबल और दुर्लभ में चीजें नहीं डिवाइड होती हैं। तो प्रबल नाभिकीय बल बेटा जो होता है सबसे शक्तिशाली होता है। अब देखो, तुम कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है सर, कि नाभिकीय बल तो एक छोटे से परमाणु के अंदर लग रहा है ना, नाभिक में लग रहा है, परमाणु के नाभिक में ये बल लग रहा है, ठीक है, जो हमें दिख भी नहीं रहा है, हमें महसूस ही नहीं हो रहा है। तो ये बताओ बेटा, वो नाभिक के अंदर तो लग रहा है, नो डाउट, नाभिक के अंदर तो लग रहा है वो बल, लेकिन जब वो नाभिक में वो बल लग रहा है तो वो संरचनाएं बना रहा है अलग अलग टाइप की, ठीक है। जैसे मान लो ये रिमोट है मेरे पास, ये बेटा मान लो रिमोट है। अब इसमें बहुत सारे एटम होंगे, बहुत सारे परमाणु होंगे। ये परमाणु इस तरीके से अरेंज है कि इसकी एक संरचना बना दे रहा है कि ये रिमोट इस तरीके का रहेगा, यहां से मुड़ा रहेगा, यहां से फ्लैट रहेगा, इस तरीके से सारी चीजें बना रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, प्रकृति ने बलों को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि बल जितना कम दूरी का होगा, जितना कम दूरी का बल होगा वो उतनी ज्यादा शक्तिशाली होगा, जितना कम दूरी का बल होगा उतना ज्यादा शक्तिशाली होगा, और जितना लंबी दूरी का बल होगा वो उतना कम शक्तिशाली होगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल लंबी लंबी दूरी तक रखता, भाई यहां पृथ्वी जो है वो चंद्रमा पर भी बल लगा रही है, सूरज पे भी बल लगा रही है, ठीक है, लंबी लंबी दूरी का बल लगेगा, ठीक है, वो उतना कम शक्तिशाली होगा। बात आई समझ में? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कहां टिकते हैं, क्या कहते हो? वो स्ट्रांग होते हैं, वो वीक होते हैं, है ना। जो नियर डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद कर लो। बस कभी कभी हम मजाक कर देते हैं, क्लास में उतना नहीं करता हूं मैं, सीरियस थोड़ी क्लास लेता हूं, ठीक है, क्योंकि आप टेक्निकल के बच्चे हो भाई, तो टेक्निकल चीजें ज्यादा प्रेफर करा करो। तो देखो यहाँ पे सारी सब कुछ लिखा हुआ है, सारी बातें मैंने यहाँ लिख रखी है। तो गुरुत्वाकर्षण बल बेटा सबसे कमजोर होता है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा होता है? प्रबल नाभिकीय बल होता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय बल प्रबल होता है, मतलब बीच वाला है,
ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे आएगा ये, दूसरे नंबर पे आएगा ये, तीसरे नंबर पे आएगा ये, और चौथे नंबर पे आएगा गुरुत्वाकर्षण बल। अगर हम शक्तिशाली के हिसाब से, शक्ति के हिसाब से बात करें, इनकी पारस, पारस मतलब होता है दूरी, मतलब कितनी दूरी पे लगते हैं, तो ये अनंत दूरी पे भी लगता है, ये भी अनंत दूरी पे लगता है, ये बहुत ही छोटी दूरी पे लगता है। अत्य अल्प, अत्य अल्प मतलब, अल्प मतलब छोटा, अत्य मतलब और बहुत ही छोटा, ठीक है, तो एक ये कम दूरी पे लगते हैं दोनों बल जो है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई? कोई डाउट है तो बताओ, प्यार से बताओ भाई, कोई डाउट है, कोई चीजें हैं तो बताओ। कोई डाउट है यहां तक, किसी को समझ में आई कि नहीं? ठीक है, मैंने क्वेश्चन उल्टा जानबूझ के पूछा तुमसे कि समझ में आई कि नहीं, बताओ भाई। समझ में सबको आई होगी, सारे इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम, बहुत ही समझदार बच्चे हो, प्यारे प्यारे बच्चे हो भाई, मेहनत करो। हाँ, एक बार और बता दूं? ठीक है, ठीक है। एक दो बच्चे बोलते हैं कि सर आप फोन बहुत यूज करते हो। बेटा फोन में कमेंट पढ़ता हूं तुम्हारे, है ना, एक आध वीडियो मैंने कमेंट देखे थे अपनी, तो फोन में तुम्हारे कमेंट पढ़ता हूँ कि यहाँ पे जो, क्योंकि अभी मैं घर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो जब मैं RW के ऑफिस से पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे सामने स्क्रीन लगी होती है, तो उस स्क्रीन से कमेंट देख लेते हैं। जो घर वाला सेटअप है, यहाँ पे स्टूडियो का सारा कुछ है, वो स्क्रीन नहीं लगी हुई है, हालांकि पहले लगी हुई थी, तो वो थोड़ा जो टीवी था जिसमें हम कमेंट पढ़ते थे, वो उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई है, अभी वो टीवी लगवाएंगे हम। ठीक है, चलो ठीक है भाई, एक बार और रिपीट कर देता हूं, एक बार और रिपीट कर देता हूं। देखो मैंने क्या कहा, हमारे प्रकृति के अंदर, प्रकृति के मूलभूत बल, प्रकृति के अंदर वैसे तो 3 प्रकार के बल होते हैं, लेकिन यहां पे 4 प्रकार के बल लिखे हैं। अब चौथा 4 क्यों हो गए सर? नाभिकीय बल होता है जनरली, है ना, नाभिकीय बल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक प्रबल और एक दुर्लभ, दुर्बल। ठीक है, एक प्रबल और एक दुर्बल बल। ठीक है भाई, प्रबल मतलब स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, और दुर्बल मतलब कमजोर होता है। ठीक है, तो प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल, जैसे किसी भी नाभिक में 2 प्रकार के बल लगते हैं, तो जो नाभिक के अंदर जो बल लगता है ना, वो कहीं किसी किसी नाभिक में तो बहुत स्ट्रांग होता है, किसी किसी नाभिक में बहुत कमजोर होता है, तो इसलिए 2 पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, जैसे अगर गैस के पार्टिकल्स रहेंगे तो उसमें कमजोर होगा, तभी तो गैस के, कभी तो तभी तो दूर दूर भाग रहे हैं उसके मॉलिक्यूल्स, उसके जो अणु हैं। और जो कोई ठोस है, उसका जो नाभिक है उसमें स्ट्रांग होगा। ठोस में भी वैरायटी है भाई, ठोस में भी तो वैरायटी है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इस तरीके से चीज है, तो जैसे 4 प्रकार के बल होते हैं, अगर हम प्रकृति के मूलभूत बलों की बात करें। अब जैसे मैंने बताया कि इसमें तुम्हें याद क्या करना है, इसमें 2 बातें याद रखनी है। पहली जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इसमें से सबसे कमजोर बल कौन सा है और सबसे स्ट्रांग, सबसे प्रबल बल कौन सा है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली बल कौन सा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो कमजोर बल है बेटा, अगर मैं कमजोर बल की बात करूं, तो जैसे 4 बल था, तो सबसे पहला है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर है। उसके बाद कौन सा है बेटा? विद्युत चुंबकीय बल है, विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण को हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। विद्युत चुंबकीय बल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा बेटा? उसके बाद आपका न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय बल। नाभिकीय में भी कौन सा? प्रबल वाला, प्रबल नाभिकीय। ठीक है, देन सबसे लास्ट में प्रबल नाभिकीय नहीं, सॉरी, यहां पे मैं प्रबल नाभिकीय यहां लिखना था बीच में, प्रबल नाभिकीय सबसे बड़ा है, या हम मैं सिंपल नाभिकीय लिख देता हूं अभी मैं, नाभिकीय बल है, नाभिकीय बल। ठीक है, अगर अब जैसे इसमें आ जाए प्रबल और कमजोर वाला, ठीक है, प्रबल नाभिकीय मतलब वीक और स्ट्रांग वाला, है ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल के बाद आएगा वो जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के बाद है। पहले प्रबल नाभिकीय सबसे शक्तिशाली है, ठीक है, दूसरे नंबर पे जो है शक्तिशाली, अच्छा दूसरे नंबर पे ये आएगा ना, एक मिनट, यहां भी नंबरिंग गलत लिख दिया मैंने। दूसरे नंबर पे जो शक्तिशाली बल है वो विद्युत चुंबकीय है। तीसरे नंबर पर जो है बेटा दुर्बल नाभिकीय है,
और चौथे नंबर पर जो है, जो सबसे कमजोर बल है, वो गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है भाई, अब आई बात समझ में? अब बात समझ में आई? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। हाँ ठीक है, मैं देखो और डीप में जाके पढ़ा सकता हूं, लेकिन तुमने चीजें देखो बेटा, एक और बात तुम लोगों को मैं बताता हूं। चूंकि बेटा ये क्रैश कोर्स है, आप ये मत सोचो कि ये बहुत ही ज्यादा मतलब जीरो से उठा के मैं क्लास को लेके बिल्कुल हीरो तक लेके जाऊंगा। अब ये चूंकि इसका नाम ही क्रैश कोर्स है, 12 दिन में पूरा सिलेबस खत्म कराना है, मतलब एवरेज एक दिन में एक टॉपिक खत्म कराना है। ठीक है, तो इस मतलब इतना धीमे धीमे अगर मैं चलूंगा तो चीजें नहीं कवर हो पाएंगी, मैं तुमसे बिल्कुल फ्रैंक कह रहा हूं। ठीक है, तुमसे मैं बिल्कुल फ्रैंक कह रहा हूं, इसलिए आप ये मत सोचो कि सर बेसिक से नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत ही बेस से नहीं उठा रहे हमें। ठीक है, क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है कि आपने चीजें पढ़ रखी है, मतलब सोचो 12 दिन में आप पूरा सिलेबस कवर कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आपने चीजें पढ़ रखी है। ठीक है, मैं चाहूं तो आसान आसान पढ़ा दूंगा, ठीक है, जनरल साइंस पढ़ा दूंगा और फिर उसमें से कुछ फंसेगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है। हम टेक फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे, यहाँ लिखा भी होगा, देखो ये टेक फिजिक्स, हम टेक फिजिक्स पढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो टेक फिजिक्स को टेक फिजिक्स के हिसाब से पढ़ेंगे हम, क्या कहते हो? चलो, हाँ, तो पहला नियम आता है न्यूटन का पहला नियम, बहुत आसान है भैया। न्यूटन का पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, है ना, गति अवस्था में है तो गति में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर बाह्य बल ना लगे, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, तब तक तो बेटा ऐसा ही चलना है, ऐसा ही होना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ऐसा समझो कि जैसे मान लो तुम सो रहे हो तो सोते रहोगे। ठीक है, कब तक सोते रहोगे जी? जब तक माँ बाप आके दो चार डंडा ना मारे, दो चार थोड़ी मीठी मीठी बातें ना सुनाए, है ना, तब तक तुम सोते रहोगे। ठीक है, तो यही न्यूटन का पहला नियम है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, जैसे फुटबॉल है। ठीक है, और अगर इस पे बल लग गया तो वो बल उसी अवस्था में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उस पर बाह्य बल ना लगे। अब एक शब्द आया, देखो इसको मैं बहुत अच्छे से भी तुम्हें एक एक दो चार बातें बहुत अच्छी सी बताऊंगा। बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, बाह्य असंतुलित बल लगना चाहिए। बाह्य बल भी कैसा होना चाहिए? अनसंतुलित, अनबैलेंस होना चाहिए। मैंने तुम्हें मोशन वाले चैप्टर में, गति वाले चैप्टर में बताया था, अगर बल संतुलित लगता है तो वस्तु विराम अवस्था में होती है, वस्तु की पोजीशन चेंज नहीं होती है ना, वस्तु की स्थिति चेंज नहीं होती है। बल जब तक असंतुलित नहीं लगेगा तब तक वस्तु की स्थिति चेंज नहीं होगी। ठीक है, याद, अगर तुम्हें पिछली क्लासेस याद है तो तुम समझ जाओगे इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो बाह्य बल बहुत जरूरी है। अब एक शब्द आ रहा है बार बार, आपने बचपन से इस चीज को पढ़ा, बाह्य बल। मैं इस नियम, जो गति का पहला नियम है, इस नियम के थ्रू मैं तुम्हारा सोचने का तरीका चेंज करना चाहता हूं कि अब तक तो तुमने रटा है, ठीक है, कि भैया कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, मोशन में है मोशन में रहेगी, रेस्ट में है, विराम में है तो विराम में रहेगी। कब तक रहेगी सर? जब तक बाह्य बल ना लगे। रटवा दिया तुम्हें, दिमाग में तुम्हारे बैठा हुआ है सबके, मुझे पता है। ठीक है, सबने बढ़िया से रट रखा है, एक नंबर का। अब अगर मैं पूछ लूं बाह्य बल सर होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल क्या है, तो क्या है भैया बाह्य बल? एक्सटर्नल फोर्स क्या है? ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स उस बल, उस हर बाह्य बल को कहेंगे, वह हर बल जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कराने के लिए है। ठीक है, मतलब अगर मैं इन शॉर्ट लिखूं तो मैं लिखूंगा जिस बल से वस्तु की स्थिति परिवर्तन होती है, स्थिति परिवर्तन होती है, उसे उसे बाह्य बल कहते हैं। ठीक है, जिस बल से बेटा स्थिति में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बेटा बाह्य बल कहते हैं। अब वो कोई भी बल हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं इस मार्कर को यहां से छोड़ता हूं तो ये इसकी स्थिति यहां से यहां आ गई भैया, नीचे आ गई, क्या कहते हो, यहां से यहां आ गई। तो
अब तुम्हें पता है कि ये मार्कर यहां से यहां कैसे आया भाई? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आया। तो यहां पर इस कंडीशन में, मतलब जो ये प्रक्रिया जो मैंने करी, इस प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण बल बाह्य बल है। बात आ रही है समझ में? इस प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण बल बाह्य बल है। अब जैसे मान लो तुम अपने दोस्त को साइकिल चलाना सिखा रहे हो, है ना? मैंने भी जब मैं छोटा था, तो आजकल तो बच्चों की वो तीन पहिए वाली साइकिल आती है, मतलब बगल में दो छोटे छोटे पहिए लगे थे ताकि गिरे नहीं, है ना, साइकिल लेके। लेकिन जब हम सीखते थे तो वो एक लोहे वाली साइकिल आती थी, अभी भी गांव में होगी, ठीक है? तो कैंची सीखते थे पहले, ठीक है? तो जब मैं सीखा तो एक दोस्त मेरा सिखा रहा था, तो कहता मैं पकड़ के रखूंगा, तू चला। ठीक है भाई? तो ऐसे हम गिर गए, उसने धक्का मार दिया हमें, तो कुछ दूर बार जाके जब उसकी स्पीड स्लो हुई तो हम गिर गए भाई। ठीक है? तो वो स्पीड क्यों स्लो हुई? वो घर्षण की वजह से हुई। ठीक है? अगर मान लो तुमने किसी चीज को धक्का मार दिया और वो आगे जाके 50 मीटर, 100 मीटर या 10 मीटर बाद अपने आप वो रुक जा रही है, ठीक है, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, मतलब वस्तु गति में थी और जाके किस में और रह गई भैया? रेस्ट में रह गई, विराम अवस्था में रह गई। तो वहां पर इस कंडीशन में बाह्य बल क्या है? इस कंडीशन में से फुटबॉल को तुमने किक मारी, ये आगे जाके रुक जा रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में बाह्य बल क्या होगा भाई? कमेंट करो फटाफट, इस कंडीशन में बाह्य बल क्या होगा सर? जल्दी बताओ भाई। जल्दी बताओ, इस कंडीशन में बाह्य बल क्या होगा? अरे घर्षण बल होगा, फ्रिक्शन होगा। वेरी गुड, शाबाश। इस कंडीशन में बाह्य बल क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, घर्षण बल होगा। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं, बाह्य बल कुछ कुछ भी हो सकता है, मतलब चाहे तुम किसी चीज को ऐसे धक्का मारे वो भी बाह्य बल है, और जो हमने हमारे नेचर ने हमें बल दिया है ना, जो हमने अभी पीछे पढ़े हैं, वो भी बाह्य बल हो सकते हैं। बस कंडीशन एक ही है कि जो भी बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करा दे, द फोर्स विच टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। इंग्लिश वाले लिख लेना, ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे ज्यादा हैं, तो मैं दोनों लैंग्वेज में बेटा अगर लिखूंगा हर एक चीज तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आप चीजों का, अगर आप चाहते हो मैं बहुत चीजें आपको डिलीवर करूं तो कॉपी पेन लेके बैठा करो यार, है ना? तो बाह्य बल की डेफिनेशन, एक्सटर्नल फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? द फोर्स विच टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। जो बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कराता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम बाह्य बल कहते हैं। ये एक बात होगी, ठीक है। अब देखो डीप कॉन्सेप्ट देखो भाई, यह नियम वास्तव में बल को परिभाषित करता है। यह नियम किसको परिभाषित करता है बेटा? बल को परिभाषित करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लिख लेना कि पहले नियम का मतलब सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, पहले नियम या पहला नियम, एक मिनट, गति का पहला नियम क्या दर्शाता है? ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है भाई? तो ये दर्शाता है बल की परिभाषा को। क्या दर्शाता है बेटा? बल की परिभाषा। ठीक है, गति का पहला नियम क्या दर्शाता है? बल की परिभाषा दर्शाता है। बल की परिभाषा एक्चुअली वही है जो हमने अभी पीछे पढ़ी है। ठीक है, तो यह नियम वास्तव में बल को परिभाषित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि गति का पहला नियम क्या दर्शाता है, या गति का दूसरा नियम क्या दर्शाता है, गति का तीसरा नियम क्या दर्शाता है। हम गति के नियमों के स्टेटमेंट तो रट लेते हैं, हमें उंगलियों पर याद होंगी स्टेटमेंट, ठीक है, उसके कथन उंगलियों पे याद होंगे, लेकिन वो दर्शाता क्या? अगर थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा तो वहीं फंस जाओगे। ठीक है भाई, यदि कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, है ना, ये नीचे वाले की बात है, यदि कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, मान लो किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो जो इसका मतलब क्या है कि उस वस्तु पर जो टोटल बल लग रहा है, ये किसका साइन होता है? सिग्मा का, सम का, मतलब जितने भी टोटल बल लग रहे हैं उसका जो सम होगा वो 0 होगा, शून्य होगा, है ना। अगर कुल बल शून्य है तो त्वरण भी शून्य है,
त्वरण भी क्या है भाई, शून्य है। ए का मतलब शून्य है। ए अगर शून्य है, ए भैया शून्य कब होता है, ए शून्य दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो वस्तु विराम अवस्था में है, या तो वस्तु बेटा विराम अवस्था में है। ए शून्य कब हो सकता है बेटा, या तो वस्तु विराम अवस्था में है, रेस्ट में है। देखो अगर बल शून्य है तो ए शून्य होगा। अरे भैया बल का फॉर्मूला एम में होता है ना, गति के दूसरे नियम में पढ़ेंगे, बल का फॉर्मूला एम में। द्रव्यमान तो शून्य हो नहीं सकता, तो शून्य क्या होगा, ए, त्वरण शून्य होगा। तो अगर कुल बल शून्य है तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब यह है कि आपका जो त्वरण है वो शून्य है। त्वरण शून्य दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो वस्तु विराम में होगी, या वस्तु समान वेग से चल रही हो, समान वेग से चल रही हो। ठीक है, अब देखो गति का पहला नियम यही तो है, अगर वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, अगर वस्तु गति में है तो गति में रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ये चीज का मैंने मैथमेटिकल वर्जन बता दिया, गति के पहले नियम का मैथमेटिकल वर्जन बता दिया, इसीलिए इसका हेडिंग रखा है डीप कॉन्सेप्ट, गहन अवधारणा। ठीक है, ये डीप कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन को इस तरीके से भी मोल्ड करके पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, बात आई भाई समझ में, कोई डाउट है तो बताओ यहां तक। कुछ अगर तुम्हें कुछ अलग लग रहा है कॉन्सेप्ट तो बताओ भाई, बात आई समझ में। हाँ तो बेटा मैंने यहां पे यही तो बताया, गति के दूसरे नियम का इस्तेमाल करके तुम्हें पहला नियम समझाया है, तभी तो इसका नाम मैंने लिखा है गहन अवधारणा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो मुझे पता है इस क्लास में कुछ बच्चों का जो कॉन्सेप्ट होगा थोड़ा वीक होगा, कुछ बच्चों का कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो दोनों को साथ में लेके चलना है। ठीक है, तो कुछ पहले मैं कुछ चीजें आसान आसान पढ़ाऊंगा और फिर थोड़ी सी टफ भी पढ़ाऊंगा, ताकि हर बच्चे को ये ना लगे कि सर तो बहुत आसानी पढ़ा रहे हैं, या बच्चों को ये ना लगे कि सर तो बहुत ही टफ ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं देखो आईआईटी मेंस लेवल का भी पढ़ा सकता हूं तुम्हें, लेकिन उसकी नीड नहीं है इस बैच में। जितनी नीड है बेटा उतना ही पढ़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि क्लास में जो बेसिक चीज है, क्योंकि हम बेटा टेक्निकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैं अगेन आई कैन से, तो बेसिक चीज प्लीज आप थोड़ा सा पढ़ के आया करो, बस थोड़ा सा रिवाइज करके आओगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा, और ज्यादा डेडिकेशन आप में दिखेगी। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। तो अब जैसे गति का जो पहला नियम है ना, उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब ये सारी बातें मैं पढ़ाने से पहले एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, एक काम की बात बताना चाहता हूं। जड़त्व पे आने से पहले एक मैं काम की बात बताना चाहता हूं। अगर मैं तुमसे पूछूं गति का जो पहला नियम है, गति का पहला नियम ये किसने दिया, गति का पहला नियम किसने दिया भैया, सबको पता होगा। पहला दूसरा तीसरा सर सारे नियम जो हैं गति के वो न्यूटन ने दिए, ये बात सबको पता होगी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि सर, अब गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, है ना, ये बात तुम्हें पता होगी। गति के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। एक मिनट, हाँ जी, थोड़ी सी लाइट का इशू हो गया था। चलो, तो गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो जड़त्व का नियम किसने दिया बेटा, जड़त्व का नियम किसने दिया, जड़त्व का नियम दिया गैलीलियो ने। किसने दिया भाई, जड़त्व का नियम बेटा किसने दिया, गैलीलियो ने दिया जड़त्व का नियम। तो ये बात आप दिमाग में अच्छे से बिठा लो। ठीक है भाई, जड़त्व का नियम किसने दिया बेटा, गैलीलियो ने। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि दो अलग अलग नियम है लेकिन दोनों नियम को बेटा सेम बताया जाता है, तो जड़त्व का नियम कहता क्या है उस चीज पे जरा चलते हैं पहले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
जड़त्व क्या होता है, ठीक है। जड़त्व क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि जड़त्व का मतलब क्या है। जड़त्व या फिर इनर्शिया का क्या मतलब है, ठीक है। जड़त्व या इनर्शिया का क्या मतलब है, अगर मैं इसकी बात करूं तो जड़त्व किसी वस्तु का जो जड़त्व है वो क्या कहता है, वह वस्तु की स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है ना। तो जड़त्व का मतलब है कि हर वस्तु, जड़त्व क्या कहता है बेटा, हर वस्तु अपने स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, अपने स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, हर वस्तु क्या करती है बेटा, अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। एवरी ऑब्जेक्ट अपोज इट्स चेंज इन पोजीशन, इट्स चेंज इन पोजीशन, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट अपोज इट्स चेंज इन पोजीशन, मतलब कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहना चाहती है, गति अवस्था में है तो गति में ही रहना चाहती है। बात आई समझ में? अब देखो ध्यान से सुनना, थोड़ा सा दे बेटा पेशेंस रख के सुनो, कमेंट अभी मत करो, थोड़ा सा पेशेंस रख के सुनो जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब देखो, अक्सर हम बुक्स में पढ़ते हैं कि गति का पहला नियम और जो जड़त्व का नियम है ये दोनों सेम है, यही तो पढ़ते, मतलब गति का पहला नियम ही जड़त्व का नियम है, ऐसा कुछ इस टाइप का हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जबकि सेम नहीं है, क्योंकि भैया दो अलग अलग बंदों ने दिया है। जड़त्व के नियम को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि गैलीलियो का नियम किसको कहा जाता है, तो जड़त्व के नियम को ही बेटा गैलीलियो का नियम कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर दो नियम अलग अलग बंदों ने दिया है, ठीक है, तो कुछ तो अंतर होगा भाई। सेम 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 दो एक ही स्टेटमेंट अगर कोई दे दे, जैसे कल को मैं जाके कह दूं कि हर क्रिया पर बराबर और समान प्रतिक्रिया लगती है, ये भैया गौरव का नियम है, ठीक है, ये गौरव का नियम है, तो कोई मानेगा, ठीक है, कोई मानेगा, तो कुछ तो अंतर होगा इन नियमों में बेटा, कुछ तो अंतर होगा, तभी तभी तो उसको कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, तभी तो हम इसको अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो अंतर क्या है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जड़त्व के नियम में और गति के पहले नियम में क्या अंतर है। तो ध्यान से देखो भाई, अब ध्यान से देखो, जड़त्व का नियम कहता है कि हर वस्तु अपने स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। गति का पहला नियम कहता है कि अगर वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, अगर वस्तु गति में है तो गति में रहेगी। कब तक रहेगी सर, जब तक उस पर बाह्य बल ना लगे। ये भी यही कह रहा है, ये क्या कह रहा है, हर वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन, स्थिति तो दो ही प्रकार की होती है, विराम या गति, मतलब इसका मतलब यह हो रहा है कि अगर वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, और अगर वस्तु गति में है तो गति में रहेगी भैया, स्थिति नहीं परिवर्तन होने देनी हमें, वो गति में रहेगी। तो अंतर क्या है, बाह्य बल का। तो अंतर क्या है बेटा, बाह्य बल का। तो ये नोट डाल के बिल्कुल दिमाग में घुसा लो कि गति का पहला नियम, गति का पहला नियम, गति का पहला नियम बाह्य बल के बारे में बताता है, जबकि जड़त्व का नियम बाह्य बल के बारे में नहीं बताता, बाह्य बल के बारे में नहीं बताता, ठीक है। देखो ये तो सब बताते हैं कि जड़त्व का नियम और गति का नियम सेम होता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो हमेशा चीजों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, आई कैन से, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में क्या लिखोगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स अबाउट द, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन about external force, while law of inertia
doesn't explain about the external force, doesn't explain about external force। ठीक है, ये बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बात याद रखना। दूसरी बात याद रखनी है, दूसरी बात याद रखनी है कि जितना ज्यादा किसी वस्तु का द्रव्यमान रहेगा, मास रहेगा, ठीक है, वस्तु में जड़त्व उतना ज्यादा रहेगा, इनर्शिया उतना ज्यादा रहेगा, इनर्शिया या फिर जड़त्व उतना ज्यादा रहेगा। जितना द्रव्यमान उतना ही इनर्शिया जड़त्व रहेगा। ठीक है, ये बातें बेटा आपको याद रखनी है। चलो भाई आगे चलते। ठीक है, चलो तो ये बातें मैंने बता दी भैया। द्रव्यमान, द्रव्यमान जड़त्व का मात्रात्मक माप है। ठीक है, ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। ठीक है, जितना अधिक द्रव्यमान उतना अधिक जड़त्व। अब इनर्शिया जो है, जड़त्व तीन प्रकार का होता है। पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व। ठीक है, विराम का जड़त्व क्या होता है? हर वस्तु अपने आप को विराम में रखना चाहती है, मतलब अपने, अगर कोई वस्तु विराम में है, अचानक से गति में आ जाए तो विराम का जड़त्व होता है। ठीक है भाई, जैसे बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे गिरते हैं, ये विराम का जड़त्व है। तो इसको याद करने का तरीका बस यही है कि कोई वस्तु अगर रेस्ट में है, अचानक से बेटा मोशन में आ जाए, गति में आ जाए, तो ये विराम का जड़त्व है। गति का जड़त्व इसका अपोजिट है। कोई वस्तु अगर गति में है, अचानक से विराम में आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये गति का जड़त्व हो जाएगा। जैसे बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे गिरते हैं। दिशा का जड़त्व क्या है? अचानक भाई मान लो दिशा परिवर्तित हो जाए, कब होते? जनरली यू टर्न जब हम कहीं मारते हैं, तो धागा टूटने पर पत्थर स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाता है। जैसे अगर हम धागे में पत्थर बांध कैसे घुमा रहे हैं, धागा टूट गया, तो वो एक जो स्पर्श रेखा क्या होती है? ये स्पर्श रेखा जो गोले के ऊपर से जाती है, तो एक स्पर्श रेखा की दिशा में चला जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा? दिशा का जड़त्व कहते हैं। तो इस तरीके से तीन प्रकार के बेटा जड़त्व होते हैं। ठीक है, ये आप देख लो यहाँ पे तीनों, ये तीन प्रकार के बेटा जड़त्व है। आगे चलते हैं। अब न्यूटन का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम क्या बताता है? द्वितीय नियम बताता है बल के संवेग परिवर्तन की दर से जोड़ता है ना। बल को जो है वो संवेग परिवर्तन की दर से जोड़ता है। मतलब द्वितीय नियम कहता है कि बल का मतलब है संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। मतलब द्वितीय नियम का जो स्टेटमेंट है, या तो ये पढ़ लो या जो मैं बोल रहा हूं वो पढ़ लो। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, इसी को हम बल कहते हैं। तो इसको अगर मैं फॉर्मूले में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर बटे में समय। दर का मतलब समय होता है, मतलब संवेग परिवर्तन बटे में समय, इसी को हम बल कहते हैं। अब संवेग का मतलब मैं एक बार बता देता हूं, सूत्र बता देता हूं। संवेग का सूत्र होता है बेटा mv, है ना, mv। अगर संवेग में परिवर्तन मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा भैया? अंतिम संवेग माइनस में प्रारंभिक संवेग कर दूंगा। अंतिम संवेग माइनस में प्रारंभिक संवेग, तो यही मैं यहां लिख रहा हूं, संवेग परिवर्तन की दर बटे में समय। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा पी को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? पी एफ माइनस पी आई। एफ मतलब फाइनल, आई मतलब इनिशियल, अपॉन में टाइम। अब चूंकि बेटा ये फाइनल लिया है मैंने, अब यहां पे फाइनल लिया है तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, मतलब फॉर्मूला हो जाएगा mv, और इनिशियल की जगह, प्रारंभिक की जगह फॉर्मूला हो जाएगा mu, मतलब pi की जगह u ले लूंगा और pf में v का इस्तेमाल कर लूंगा, क्योंकि अंतिम वेग और वो प्रारंभिक वेग है। ठीक है, बटे में समय। t m बेटा कॉमन ले लो, अंदर बचेगा v माइनस यू बाई टी। ठीक है, v माइनस यू बाई टी क्या होता है? त्वरण होता है। तो ये फॉर्मूला बनता है संवेग का, संवेग परिवर्तन की दर का जो फॉर्मूला फाइनल बनता है वो F बराबर m में बनता है, मास इंटू एक्सेलरेशन बनता है, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, एक तो ये है, ये बच्चों वाला फॉर्मूला है, हम बचपन में पढ़ते हैं इसको, लेकिन थोड़ा टेक्निकल अगर हम इसको पढ़ें, इसको बेटा अगर मैं थोड़ा टेक्निकल लेकर जाऊं तो मैं क्या लिखूंगा? संवेग परिवर्तन की दर को डिफरेंशिएशन मेथड में dp बाई dt रखूंगा, dp बाई dt रखूंगा।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल फॉर्मूला है। कई बार संवेग का जैसे दे देता है कि मान लो कोई संवेग है, संवेग का कोई फंक्शन दे दिया 3t³ प्लस 2t² प्लस 1, है ना। तो बताओ भाई t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर बल क्या होगा, है ना। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे बल क्या होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दे भैया, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो क्या हो जाएगा भाई, इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो 3t³ का क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 3 9, 9t², फिर उधर 2t² है तो 2 आ जाएगा, 2 दूना 4, 2t और 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब तुझे बल का किस पे निकालना था, बल निकालना था भाई t बराबर 3 सेकेंड पर, 3 सेकेंड पे, तो जहां जहां t है वहां वहां 3 रख दो, तो 3 का स्क्वायर कर दे यहाँ पे, प्लस में 2 इंटू 3 कर दे। ठीक है भाई, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 9 जा 81 होता है, और 2 3 6 हो गया, तो कितना हो गया बेटा 87 हो गया, 87 न्यूटन आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे। ठीक है, तो ये टेक्निकल थोड़ा सा फॉर्मूला है कि अगर न्यूमेरिकल मान लो या कोई क्वेश्चन इजी सा डिफरेंशिएशन ही पूछेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो हम डिफरेंशिएशन मेथड से भी बल को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात आई समझ में। जैसे एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था तुम्हारी आर्मी भर्ती में, ठीक है, क्वेश्चन ये था बेटा कि अगर बच्चों से ही मोस्टली फीडबैक मिलता रहता है, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वैसे आर्मी के क्वेश्चन मोस्टली पता लग जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि जैसे रॉकेट है, रॉकेट है ना, अब रॉकेट जब ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब इसको भैया छोड़ दिया अंतरिक्ष में जाने के लिए, तो इस पे बल का कौन सा सूत्र लगेगा, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा, अगर मुझे इसमें बल लगाना है तो कौन सा सूत्र सबसे सटीक है, तो F बराबर m में लिख दिया एक में भाई। ठीक है, दूसरे में लिख दिया F बराबर m dv/dt लिख दिया। ठीक है, तीसरे में लिख दिया मान लो F बराबर v dm/dt लिख दिया। ठीक है, और चौथे में लिख दिया F बराबर dmv/dt, ऐसे लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। तो अब देखो बेटा ये तो पूरा ही गलत हो जाएगा, तो सिंपल फोर्स का फॉर्मूला है। अब चूंकि जब रॉकेट ऊपर जाता है तो रॉकेट का वेग तो चेंज होता ही है, ऑब्वियस सी बात है, सेम वेग से ऊपर नहीं जाएगा, उसका वेग में परिवर्तन लगातार होता जाता है, क्योंकि उसे गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट ऊपर निकलना है, तो वेग में तो परिवर्तन होता है, लेकिन साथ के साथ इसके द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है, द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है, वो घटता है, क्योंकि उसमें बहुत भारी गैसेस नीचे से निकल रही हैं, तो रॉकेट का द्रव्यमान बहुत हद तक कम होता है। ठीक है, हल्का होता जाता है, जैसे जैसे वो ऊपर जाता है वो हल्का होता जाता है रॉकेट। ठीक है, तो इसीलिए हम जो सबसे सटीक फॉर्मूले का यूज करेंगे वो ये वाला करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो चेंज है वो द्रव्यमान में भी हो रहा है और वेग में भी हो रहा है, तो कभी भी अगर रॉकेट से कॉन्सेप्ट पूछा जाता है तो यही आपका आंसर होगा कि उसमें द्रव्यमान में भी परिवर्तन होगा और साथ के साथ बेटा वेग में भी होगा, है ना। जनरली बच्चा ये लगाया जाता है कि वो सोचता है कि हमें तो ये पढ़ाया गया कि द्रव्यमान तो कभी परिवर्तित होता नहीं है, किसी वस्तु का द्रव्यमान तो सेम रहता नहीं, रॉकेट के केस में यहां पे द्रव्यमान भी परिवर्तित हो रहा है लगातार। बात आ रही है भाई समझ में, बात बेटा आ रही है समझ में, बिल्कुल। पलायन वेग की बात नहीं की गई थी, ये सेम इस तरह का क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, बल एवं त्वरण की दिशा समान होती है, जिस दिशा में बल होगा उसी दिशा में त्वरण होता है, बल अगर दुगना कर दिया जाए तो त्वरण दुगना होता है, द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो त्वरण आधा हो जाएगा, है ना। अगर द्रव्यमान दुगना कर देंगे तो त्वरण जो है वो आधा हो जाएगा, ये बात याद रखना। चलो आगे चलते हैं। वेरिएबल मास सिस्टम में यही मैं बताने वाला था कि F dmv/dt मतलब वेरिएबल मास सिस्टम, परिवर्ती द्रव्यमान तंत्र का मतलब हुआ ऐसा तंत्र जिसमें द्रव्यमान परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है ऐसा तंत्र जिसमें द्रव्यमान परिवर्तित होता है,
ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे परिवर्ती द्रव्यमान तंत्र कहते हैं, वेरिएबल मास सिस्टम। और वेरिएबल मास सिस्टम में जो फार्मूला लगाते हैं dmv/dt लगाते हैं, dmv/dt लगाते हैं। ठीक है, आंसर गलत नहीं है बेटा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर, आंसर बिल्कुल गलत नहीं है। क्योंकि यहां पर मैंने क्या पूछा था, रॉकेट अगर ऊपर जा रहा है तो उसका बल कैसे निकाला जाएगा, तो उसका बल बेटा इस वाले फॉर्मूले से, सबसे सटीक जो आंसर होगा यही होगा, है ना। उसका देखो डिफरेंशिएशन तुम्हें पता है ना, उसी का हो सकता है जो वेरिएबल हो, मतलब जिसका मान परिवर्तित हो रहा हो, जो कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। जैसे मान लो तुम्हें 2t² का डिफरेंशिएशन करना है, जैसे मान लो बेटा कि तुम्हें 2t² का करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा, ऐसे ही तो होगा। ठीक है, ऐसे ही तो डिफरेंशिएशन करते हो, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो चूंकि इस वाले सिस्टम में अब रॉकेट जब ऊपर जाता है तो द्रव्यमान भी परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि उसके नीचे से गैसेस बहुत सारी बाहर निकलती हैं। तो इस सिस्टम में m बाहर नहीं आएगा, मास भी तो परिवर्तित हो रहा है भैया समय के साथ। क्या कहते हो, बात आई समझ में? 87 नहीं 93। अच्छा, किसकी बात कर रहा था तू, ये कह रहा है क्या 81 + 6 87 ही तो होता है। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 3 का स्क्वायर 9 ही होता है ना। एक मिनट, 3 आगे आ गया, वहां पे 3 आ गया तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 ही होता है ना। ठीक है, t² हो गया प्लस, अच्छा यहाँ 4 आएगा, 4t आएगा। ओके, 2 आगे आ गया तो 2 2 4t हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 4t हो गया। ओके, तो यहाँ पे 4t हो गया तो 4 × 3 होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, 4 तिया 12 और ये 93 हो गया। ठीक है, ओके डन। हाँ ठीक है भाई, देख लिया मैंने। जनरली फोन में मैं कमेंट फोन लेके नहीं रखता हूँ जब पढ़ाते समय, है ना, बाद में देखता हूँ। चलो अब देखो न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का बेटा तीसरा नियम, 4-5 मिनट और रहते हैं। देखो बेटा न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया पर बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया लगती है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया पर बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे गोली किसी ने चलाई तो भैया गोली आगे निकल जाती है, उसका जो प्रतिक्रिया है वो बंदूक पर विपरीत दिशा में लगेगी। तो हमेशा याद रखना, मान लो बंदूक को मैं अगर वस्तु 1 मान लूं और बुलेट को वस्तु नंबर 2 मान लूं, ठीक है, तो पहला F12 का मतलब यह हुआ कि वस्तु 1 द्वारा वस्तु 2 पर लगाया गया बल। F12 का मतलब हुआ बेटा वस्तु 1 द्वारा वस्तु 2 पर लगाया गया बल। ठीक है, वह हमेशा बराबर होगा F21 के, मतलब वस्तु 2 द्वारा वस्तु 1 पर लगाया गया बल। लेकिन ये दोनों बल जो होंगे वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। तो ये जो माइनस साइन है ये विपरीत दिशा को बता रहा है, विपरीत दिशा को बता रहा है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये इसका मैथमेटिकल टर्म्स है। तो याद रखना जो क्रिया और प्रतिक्रिया बल होते हैं एक दूसरे के विपरीत और बराबर होते हैं। लेकिन याद रखना जो क्रिया बल है वो अलग वस्तु पर लगता है। जैसे क्रिया बल यहां पर एक्शन फोर्स, या एक्शन मतलब हुआ क्रिया, क्रिया बल जो है वो किस पे लग रहा है भैया, इस कंडीशन में बुलेट पे लग रहा है ना, गोली पे लग रहा है। और प्रतिक्रिया किस पे लग रहा है, पीछे की तरफ जा रही है। ठीक है, प्रतिक्रिया बल किस पे लग रहा है बेटा, प्रतिक्रिया बल बंदूक पे लग रहा है। तो हमेशा याद रखेंगे जो क्रिया और प्रतिक्रिया बल है वो विपरीत दिशा में होंगे और अलग अलग वस्तुओं पे लगेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा है क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, ये एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं, कैंसिल नहीं करते हैं, वे एक साथ उत्पन्न होते हैं, एक ही साथ दोनों बल उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है भाई, कुछ क्वेश्चन करा देता हूं मैं यहाँ पे।
तो फुटबॉल के खेल में गोलकीपर गोल पर लगी गेंद को पकड़कर अपनी हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को सक्षम बनाता है। जैसे देखा ना भैया MS धोनी को, आजकल गोलकीपिंग कौन करता है यार, मैच देखना बंद कर दिया है। वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसका नाम याद नहीं आ रहा दिमाग पे, ठीक है, तुम बताओ भाई कमेंट करके, ठीक है। तो वो लेते हैं और पीछे की तरफ खींचते हैं। तो इसका इसका मेन मोटिव क्या होता है, गेंद पर बड़ा बल लगाए, गेंद द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को बढ़ाता है। तो मेन तो रीजन है कि भैया चोट कम लगे, यही तो रीजन है। तो चोट कब कम लगेगी, जब बल कम लगेगा, ठीक है। तो गति के परिवर्तन की दर बढ़ाएं और गति के परिवर्तन की दर घटाएं, ठीक है। तो डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो बेटा इंक्रीज करना पड़ेगा, नहीं, बल को कम करना पड़ेगा, सॉरी। अगर इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, बल होता है। एक परिवर्तन की जो दर होती है उसी को हम, गति के परिवर्तन की दर को तो बल कहते हैं। अगर बल बढ़ाएंगे तो ज्यादा चोट लगेगी, बल घटाएंगे तो कम चोट लगेगी। तो डी इसका आंसर होगा, बल को घटाना पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बेटा, डी, ठीक है, बल को घटाना पड़ेगा, डी, ठीक है। आजकल कौन है भाई इंडिया टीम का गोलकीपर, कौन है भाई आजकल? 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु घर्षण रहित क्षैतिज मेज पर, है ना, द्रव्यमान तुम्हें दे दिया 2 किलोग्राम, वेग तुम्हें दे दिया 4 मीटर पर सेकंड, नियत वेग से खिसक रही है। वस्तु को समान वेग से गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल कितना है, ठीक है। तो नियत वेग से खिसक रही है बेटा, है ना। यहाँ पे वेग कितना दिया है भैया, नियत वेग, वैल्यू चाहे कुछ भी दी हो, कांस्टेंट वेलोसिटी, यहां लिखा होगा इंग्लिश में भी कांस्टेंट वेलोसिटी। अब बताओ, कांस्टेंट अगर वेलोसिटी रहती है तो त्वरण कितना होता है, शून्य, त्वरण शून्य तो फोर्स कितना, शून्य। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। F बराबर m में होता है ना, F बराबर m में होता है, नियत वेग का ही मतलब a बराबर 0, F बराबर 0, ठीक है, डेट्स इट, खत्म कहानी करो। चलो आगे चलते। न्यूटन का गति का तीसरा नियम, दो निकायों को एक दूसरे के संपर्क में होने पर क्रिया और प्रतिक्रिया नामक दो बलों की क्रिया में आपस में व्याख्या करता है। यह दो बल कौन से हैं, ठीक है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल की बात करता है, तो ये दोनों बल कौन से हैं? हमेशा एक ही पिंड पर कार्य करते हैं, बिल्कुल नहीं, हमेशा अलग अलग पिंड पर विपरीत दिशाओं में काम कार्य करते हैं, यही सही होगा, यही सही होगा, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बी इसका राइट आंसर होगा। रॉकेट के ईंधन के दहन से उत्पन्न गैसों को तेल नोजल, तेल लिख दिया, तेल नोजल से नीचे की दिशा में तेज गति से बाहर निकाला जाता है, जिससे रॉकेट ऊपर उठता है। अभी मैं यही बता रहा था ना, वेरिएबल मास वाला। रॉकेट के इस टेक ऑफ में किस सिद्धांत का पालन हो रहा है? तो किस सिद्धांत का बेटा यहाँ पे पालन हो रहा है? रॉकेट जब ऊपर की तरफ उठ रहा है तो इसमें बेटा संवेग संरक्षण का पालन हो रहा है। देखो हमेशा याद रखना, जब ये रॉकेट वाला क्वेश्चन आता है और इसमें न्यूटन का तीसरा नियम भी दिया हो और संवेग संरक्षण का नियम भी दिया हो, तो हमेशा संवेग संरक्षण का नियम बेटा लगाना। तुम लोग हमेशा कौन सा ऑप्शन लगाओगे? संवेग संरक्षण का लगाओगे। अगर ये नहीं दिया है तो न्यूटन का तीसरा नियम लगा दोगे, ठीक है। अगर ये नहीं दिया है तो वहां पे न्यूटन का तीसरा नियम लगाओगे। अगर ये नहीं दिया संवेग संरक्षण का, ठीक है, तो न्यूटन का तीसरा नियम लगाओगे। अगर दोनों दिए हैं तो संवेग संरक्षण का नियम पे टिक लगाओगे, यही इसका राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर होगा भाई। एक पानी की टंकी अपनी ऊंचाई से 2/3 भाग तक भरी हुई है, समान चाल से चल रही है। जैसे पानी के टैंकर होते हैं ना, कुछ भरे हुए हैं, समान चाल से चल रहे हैं। अचानक ब्रेक लगाने पे, अब देखो समान चाल यहां पे भी आ गया, तो त्वरण 0 है तो बल 0 हो जाएगा। अब ब्रेक लगा तो ब्रेक लगेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। तो ब्रेक लगाने पे क्या होगा? जो पानी है टैंक में, जो पानी है पीछे हटेगा, आगे जाएगा। तो भैया जैसे मान लो बस चल रही है, बस चल रही है, बस में तुम बैठे हो, अभी पीछे बताया था। अचानक से बस अगर ब्रेक लगाती है तो तुम्हारा शरीर किधर जाता है भाई? किधर जाता है? आगे की तरफ जाता है। तो पानी भी तो आगे की तरफ ही जाएगा, तो पानी किधर बढ़ेगा भाई? आगे बढ़ेगा, आगे आगे बढ़ेगा। अगर सिर्फ इतना पूछा जाता कि समान चाल से चल रही है बस, तो टैंक में पानी, अगर ये ब्रेक वाला ऑप्शन, ब्रेक वाली कंडीशन नहीं देता, तो आपका रहता आंसर स्थिर रहेगा, ठीक है। अब चूंकि ब्रेक लग गया है तो आगे बढ़ेगा, ठीक है, पीछे नहीं हटेगा भाई, आगे बढ़ेगा बच्चों। ठीक है, चलो
इसके बाद ये होमवर्क वाला पार्ट है। तो ये सारे क्वेश्चन थे। आई होप तुम्हें चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास भाई कैसी लगी बताओ भाई। कोई डाउट आउट रह गई है तो बताओ। कोई बेटा अगर तुम्हारा डाउट रह गया तो पूछ लो। थोड़ा सा लेवल अपलिफ्ट करना पड़ेगा तुम लोगों को बेटा, है ना। थोड़ा सा लेवल, है ना। जिन बच्चों की फिजिक्स थोड़ी सी कमजोर है तो मुझे ऐसा लगता है उनकी मैथ भी कमजोर होगी 100%। ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा अपना लेवल अपलिफ्ट करो, है ना। और ताकि आगे भी जो भी आप टेक्निकल एग्जाम दोगे, क्योंकि टेक्निकल एग्जाम में आप जब भी बैठोगे इसका मतलब आपने साइंस साइड से पढ़ाई कर रखी है, तो आगे कोई भी इस तरह का कोई भी पेपर दे तो उसमें थोड़ा बेनिफिट रहेगा बेटा। ठीक है, 12 तारीख की पीडीएफ नहीं मिली है, अच्छा चलो कोई नहीं, मैं एक बार दोबारा चेक कराऊंगा। लेकिन कल चेक करा था मैंने, एप्लीकेशन में शायद अपलोड हो गई है। एक बार मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसा होगा कि कुछ बच्चे को नहीं दिख रही है, कुछ बच्चे को दिख रही है। ठीक है, अच्छा नहीं है, ठीक है, अच्छा नहीं है, ठीक है भाई। एक बार और अभी बोलता हूँ मैं क्लास के, अभी जस्ट बोलता हूँ फोन करके, क्या दिक्कत है। कल वाली है, अच्छा 12 तारीख को नहीं है, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, चलो ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी मिलता हूँ कल के सेशन में नए टॉपिक के साथ। चीजें पढ़ते रहो, और कल मैं गुरुत्वाकर्षण पढ़ाऊंगा, तो थोड़ा सा गुरुत्वाकर्षण के बारे में चीजों को पढ़ के आना, एक्सप्लोर करके आना थोड़ी सी चीजें। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा पढ़ के आओ, एक्सप्लोर थोड़ा सा करके आओ। चीजें हम और आप मिलकर अच्छे से चीजों को करेंगे, और एग्जाम को जरूर निकालेंगे, जरूर फोड़ेंगे, और सिलेक्शन के बाद जरूर जरूर आपसे मीटअप करेंगे हम। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा कल के सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय एंड जय हिंद साथियों। मिलते हैं बेटा कल के सेशन में, चलो बाय।